एडम स्मिथ, यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो ये हमारे अर्थशास्त्री हैं एडम स्मिथ। और इनकी एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर्स एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, जो कि 1976 में लिखी गई है। तो एडम स्मिथ की प्रतिष्ठित विचारधारा के प्रमुख जो समर्थक हैं, उन समर्थकों में जो अर्थशास्त्री हैं वो हैं हमारे रिकार्डो, मार्क्स, जेबिसे, जे.एस. मिल। ये जो हैं एडम स्मिथ की विचारधारा के समर्थक हैं। और इन सभी अर्थशास्त्रियों ने अपनी जो है अर्थशास्त्र की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो वो परिभाषाएं क्या क्या कहती हैं वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो है हमारा धन संबंधी परिभाषा। अब काफ़ी बार मैचिंग में भी प्रश्न बन जाता है कि मिलान का जो प्रश्न आता है, मैचिंग का जो प्रश्न आता है, उसमें भी आ जाता है। तो धन संबंधी जो परिभाषा दी है वो हमारे अर्थशास्त्री जो हैं एडम स्मिथ ने भी जो है धन संबंधी परिभाषा की बात की है। और साथ में जो है इसका जो समर्थन किया है वो जे.बी.से ने भी किया है, जे.बी.से और वॉकर और सीनियर। ये अर्थशास्त्री वो हैं जिन्होंने धन संबंधी परिभाषा का समर्थन किया और इसके ऊपर काफ़ी जोर दिया। उसके बाद में काफ़ी अर्थशास्त्रियों ने क्या किया, धन संबंधी जो परिभाषा थी उसकी क्रिटिसाइज़ की, आलोचना की। तो फिर जो है एक नई परिभाषा निकल के आई जिसको हमने बोला कल्याण संबंधी परिभाषा। तो कल्याण संबंधी जो परिभाषा है उसमें कौन कौन अर्थशास्त्री हैं, उनके क्या नाम हैं, तो उसमें आता है हमारा जे.एस. मिल, मार्शल, पिग्गू और कैनन। ये वो अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने धन संबंधी परिभाषा, यानी जो एडम स्मिथ की जो परिभाषा थी धन संबंधी परिभाषा, उसकी तो क्रिटिसाइज़ की और उसके स्थान पर कल्याण संबंधी परिभाषा दी। और कल्याण संबंधी परिभाषा का जो समर्थन किया तो वो दिया जे.एस. मिल, मार्शल, पिग्गू, कैनन। इन्होंने क्या किया, कल्याण संबंधी परिभाषा का समर्थन किया और कल्याण संबंधी परिभाषा की विवेचना की है। उसके बाद में क्या हुआ कि आगे जो है फिर से विकास हुआ। तो जो कल्याण संबंधी परिभाषा थी उसके अंदर भी काफ़ी खामियां देखी गई और फिर जो है एक नई परिभाषा निकल के आई जिसको बोलते हैं हम यहाँ पर दुर्बलता संबंधी परिभाषा। तो दुर्बलता संबंधी परिभाषा जो है वो किसने दी है, वो रॉबिन्स ने दी है। रॉबिन्स का नाम आता है इसके अंदर, ये जो नाम है रॉबिन्स का नाम आता है। दुर्बलता संबंधी परिभाषा को डिस्कस करने वाले जो हैं वो हमारे रॉबिन्स हैं। फिर जो है आगे चल के फिर जो है अर्थशास्त्र की परिभाषा जो है उसके अंदर विकास हुआ और फिर आया हमारा विकास संबंधी परिभाषा। तो विकास संबंधी जो परिभाषा है वो सैमुएल्सन ने दी है। तो इस स्लाइड के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर हम लोग बात करें तो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है, जो मिलान संबंधी जो बातें आती हैं, मिलान संबंधी का जो प्रश्न आता है, मिलान से रिलेटेड जो प्रश्न आता है, तो वो इनसे एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेगा मिलान से संबंधी कि धन संबंधी परिभाषा किसने दी है, कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दी है और दुर्लभता संबंधी परिभाषा किसने दी है और ये विकास संबंधी परिभाषा किसने दी है। तो अर्थशास्त्र को लेकर के ही काफ़ी अर्थशास्त्रियों में जो एक क्वेश्चन मार्क था, क्या 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 किसने क्या दिया है, तो वो जो है इन परिभाषाओं से आपका सोल्व हो सकता है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है इन परिभाषाओं से रिलेटेड। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। तो जैसा भी हमने देखा लास्ट में रॉबिन्स की बात की है, तो रॉबिन्स के अनुसार क्या है, रॉबिन्स क्या कहता है, रॉबिन्स कहता है कि आवश्यकताएं जो होती हैं हमारी वो अनंत होती हैं और असीमित होती हैं, जिनकी पूर्ति के लिए सीमित साधन उपलब्ध होते हैं और उपलब्ध साधनों के क्या होते हैं, वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, यानी कि अल्टरनेटिव तरीके से उसको हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसा भी आपको पता ही है, आपके पास में भी जो हमारी आवश्यकताएं हैं, अपनी आवश्यकताएं हैं, वो क्या होती हैं, असीमित हैं, अनंत हैं, उनकी कभी मतलब जो है हम लोग अच्छी तरीके से उसको पूरा नहीं कर सकते, वो हमेशा ही क्या होती है, बढ़ती जाती हैं। तो असीमित हैं, उनकी पूर्ति जो है हमेशा ही क्या होती है, सीमित होती है। और सीमित के साथ साथ में जो है उन साधनों के जो है ना अल्टरनेटिव तरीके से कई प्रकार के प्रयोग होते हैं, यानी जो उपलब्ध संसाधन होते हैं उनको हम लोग एक से अधिक तरीके से उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास में दूध है या फिर दही है, तो उसको आप लोग जो है ना मतलब कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर ये बताया गया है। और साथ में क्या है कि रॉबिन्स के अनुसार क्या होता है कि अर्थशास्त्र स्वयं विज्ञान है जो कि लक्ष्य एवं वैकल्पिक उपयोगों वाले सीमित साधनों के परस्पर संबंधों के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। देख लिया ना ये तो इसके अंदर भी पॉइंट जो एक इम्पोर्टेंट है वो पॉइंट क्या है, देखिए मैं आपको अंडरलाइन करके दिखाता हूँ।
ये जो पॉइंट है सबसे पहले, ये वाला पॉइंट जो है, ये अपने आप में अर्थशास्त्र की पूरी परिभाषा है, निचोड़ है। इन अर्थशास्त्रियों ने मतलब क्यों जो है एक के बाद एक दूसरी परिभाषा दी और लास्ट में आके जो है सही तरीके से जो परिभाषा निकल के आई है वो यही है रॉबिन्स के अनुसार में। आवश्यकताएं क्या होती हैं हमारी, अनंत होती हैं और असीमित होती हैं, जिनकी पूर्ति के लिए क्या होता है हमारे पास में साधन जो होते हैं, जो उपलब्ध होते हैं वो सीमित होते हैं, यानी बहुत ही कम होते हैं। साधन सीमित तो होते ही होते हैं, साथ में क्या है कि उनके जो है ना हम लोग एक से अधिक तरीके से उसको प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि अल्टरनेटिव प्रयोग होते हैं। तो ये इसकी परिभाषा जो दी है वो रॉबिन्स ने दी है। और रॉबिन्स क्या कहता है, रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो कि लक्ष्य एवं वैकल्पिक उपयोगों वाले सीमित साधनों के परस्पर संबंध के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। तो ये एक बहुत ही मतलब एक लीगल परिभाषा निकल के आई है अभी लास्ट में। उसके बाद में रॉबिन्स क्या कहता है, रॉबिन्स जो है अर्थशास्त्र को चुनाव का विज्ञान कहता है। ये पॉइंट मैंने डिस्कस किया, चुनाव का विज्ञान कहता है रॉबिन्स, काफ़ी बार मिलान में आ जाता है। और अर्थशास्त्र जो है वास्तविक विज्ञान है, ये भी रॉबिन्स ही कहता है। ठीक है, अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, ये भी रॉबिन्स कहता है। और अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, ये भी रॉबिन्स कहता है। अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है, आदर्श की बात करता है तो वो मार्शल करता है। तो इस स्लाइड के अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें की गई हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिखाया गया है, सैमुअल्सन के बाद, इसमें रॉबिन्स के बाद में अब आ गए हैं हमारे सैमुअल्सन ने किस बात के ऊपर ज़्यादा महत्व दिया है वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो सैमुअल्सन ने समय तत्वों को आधार बनाकर विकासशील दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, सैमुअल्सन ने किया है। और सैमुअल्सन ने क्या मतलब बात की है, समय तत्वों को आधार बनाया है और विकासवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। ठीक है, सैमुअल्सन ने क्या किया, आर्थिक अध्ययन को स्थैतिक के स्थान पर प्रायोगिक बना दिया है, यानी कि जो पहले स्टैटिक्स था उसको हमने क्या कर दिया, डायनेमिक कर दिया। ये सैमुअल्सन कहता है, सैमुअल्सन ने किया है आर्थिक अध्ययन को स्थैतिक के स्थान पर डायनेमिक। और सैमुअल्सन की जो पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, हर बार जो है मतलब जो ना किसी न किसी पुस्तक के बारे में बातें की जाती है। तो यहाँ पर सैमुअल्सन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो सैमुअल्सन की जो पुस्तक है वो है हमारी यहाँ पर फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस। इसी प्रकार से एक पुस्तक है मार्शल की पुस्तक है, मार्शल की पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है, काफ़ी बार पुस्तक से रिलेटेड भी पर्सन बन जाते हैं। तो सैमुअल्सन की पुस्तक का नाम हुआ फाउंडेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस और मार्शल की पुस्तक का नाम हुआ प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये पुस्तक भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में जे के मेहता की परिभाषा क्या है, वो गांधीवादी दृष्टिकोण पर आधारित है। आवश्यकता विहीनता का लक्ष्य क्या है, सुख प्रदान करना है। तो ये किसकी डेफिनेशंस है, तो ये जे के मेहता की डेफिनेशंस है। इसी प्रकार से मार्क्स से आते हैं, मार्क्स अर्थशास्त्र का जब नाम आता है तो मार्क्स आता है, मार्क्सवादी विचारधारा। तो ठीक है, मार्क्स भी बोलते हैं यहाँ पर। मार्क्स अर्थशास्त्र का उद्देश्य क्या बताता है, वो मानव समाज की प्रगति के नियम की खोज करना है, ये बता रहा है कौन, मार्क्स। काफ़ी अच्छी डेफिनेशन दी है मार्क्स ने भी। तो ये मार्क्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो मार्क्स क्या कहता है, वो कहता है कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य जो है वो मानव समाज की प्रगति के लिए नियमों की खोज करना है, ये बोलते हैं कौन, मार्क्स बोलते हैं। तो इस स्लाइड के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद में है बेनहम यहाँ पर अर्थशास्त्री हैं, अर्थशास्त्री का नाम है। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अर्थशास्त्र जो है उन तथ्यों का अध्ययन है जो रोजगार और जीवन स्तर को प्रभावित करते हैं। क्या बोलते हैं बेनहम, अर्थशास्त्र उन तत्वों का अध्ययन है जो रोजगार और जीवन स्तर को प्रभावित करते हैं। ये डेफिनेशंस दी है बेनहम ने। उसके बाद में जैकब वाइनर क्या कहता है, जैकब वाइनर वो कहता है कि अर्थशास्त्र वह है जो अर्थशास्त्री करते हैं। तो काफ़ी बार क्या होता है कि डेफिनेशंस का मिलान करना भी आ जाता है, तो वो पर्सन इन्हीं से निकल के आता है। तो हम लोग इसलिए ये डेफिनेशंस जो है काफ़ी जो इम्पोर्टेंट हैं वो उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो जैकब वाइनर हुआ, अर्थशास्त्र वह है जो अर्थशास्त्री करते हैं। इसी प्रकार से रॉबिन्सन जो हैं, रॉबिन्सन एक अलग नाम है, यहाँ पर रॉबिन्स की बात कर रहे हैं, तो रॉबिन्स की जो पुस्तक है उसका नाम जो है वो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस।
नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ये अगर हम लोग अंडरलाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी अच्छी तरीके से जो है आपके पास में ये नोट्स उपलब्ध हैं और आपकी PDF जो है ये व्हाट्सएप पर सेंड कर दी जाएगी, या फिर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं माडूसन अकेडमी का। तो उसके ऊपर ये जो PDF हैं नोट्स की वो आपके पास में पहुंच जाएंगी अगर आप ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो। उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या है, अर्थशास्त्र का स्वभाव क्या है। स्वभाव क्या है, दो विरोधी दृष्टिकोण है इसके अंदर। अगर अर्थशास्त्र से संबंधित अगर हम बात करें तो इससे जो है दो विरोधी दृष्टिकोण निकल के आते हैं। तो वो विरोधी दृष्टिकोण क्या हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं।